इंग्लिश क्लास 12 की महा मैराथन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 24 फरवरी को सब धुआं धुआं कर दो। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देख लो, 100 नंबर आपका पक्का होगा दोस्तों। आज दोपहर आपको इंग्लिश का पेपर देने जाना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आप फेल तो नहीं होगे, इसकी 100% गारंटी है। इंग्लिश क्लास 12 में 100 नंबर आपका पक्का हो सकता है। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो भी छात्र इस वीडियो को देख लेगा वो फेल नहीं होगा, इसकी 100% नहीं बल्कि 1,00,000% गारंटी है। जो भी बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा वो फेल नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फास्ट ट्रैक रिवीजन है ये वीडियो। जैसे मान लीजिए आपने अपनी तैयारी की लेकिन जो तैयारी की वो भूल गए हो, तो इस वीडियो को अगर आप देख लोगे ना तो सब चीजें आपको फिर से याद हो जाएंगे। देखिए, आपने बहुत फिल्म देखी आज तक लेकिन उससे कुछ नहीं मिला, लेकिन आज की इस फिल्म को देखो, 100 नंबर पूरा मिलने वाला है दोस्तों। 1 से 2 घंटे की ये वीडियो है, 1 से 1.5 घंटे की ये वीडियो है। इस 1 से 1.5 घंटे की वीडियो को अगर आप फिल्म समझकर देख लेते हो तो आज तक आपको जितनी भी फिल्में आपने देखी उससे कुछ नहीं मिला। आज की इस फिल्म से आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो को आराम से देखिए, उसके बाद अपना पेपर देने जाइए। पेपर देते वक्त आप कहोगे वाह, बहुत ही अच्छी तैयारी हम करके आए हैं। महामैराथन क्लास को आप जरूर देखिए और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आर्टिकल राइटिंग आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर नंबर 2 डालना है, इस तरह से जैसा कि इस वीडियो में हमने लिखा है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 2। उसके बाद जिस चीज को आप लिख रहे हो आज की इस वीडियो में, देखिए ये 5 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, जैसे देखिए, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, एम ऑफ लाइफ, अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, सोशल इवेंट। देखिए, पॉल्यूशन की समस्या और समाधान ये कहां पर है, इंडिया में। प्रदूषण की समस्या, भारत में प्रदूषण की समस्या, इस पर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम यानी गेम का महत्व, खेल का महत्व, एम ऑफ लाइफ, लाइफ का उद्देश्य, ठीक है, जीवन का उद्देश्य, ठीक है। और देखिए, अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव, और सोशल इवेंट, सामाजिक बुराई, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 आर्टिकल अभी स्क्रीनशॉट ले लो। इन सभी का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। इन सभी को आप तैयार कर लो, एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। अगर इनको तैयार कर लो, 100% गारंटी है कि यही आर्टिकल आएंगे, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव, इस पर निबंध हिंदी में लगभग सभी सेट में पूछा गया था, सभी क्लास में पूछा गया था, 10 और 12 दोनों में, ठीक है। तो अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पर भी आर्टिकल आने वाला है इस बार, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। जैसे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए, आर्टिकल किसी भी विषय को संक्षिप्त रूप से लिखना आर्टिकल कहलाता है। और इससे क्या होता है, किसी भी विषय को संक्षिप्त नहीं, विस्तार रूप से, किसी भी विषय को विस्तार रूप से लिखना इससे कहलाता है, यानी निबंध कहलाता है। आर्टिकल आपको क्या है, किसी भी विषय को संक्षिप्त रूप से लिखना आर्टिकल कहलाता है। तो ये आर्टिकल जो है ये एस्से का छोटा भाई है, यानी एस्से जो होता था वह 100 से 200 से 250 वर्ड में आपको लिखना होता है, और जो आर्टिकल होता है वह 100 से आपको 150 वर्ड में लिखना होता है। अब इसका फॉर्मेट समझ लीजिए कि किस तरह से आप लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सबसे पहले किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए इंट्रोडक्शन आपको डालना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन बॉडी यानी उसका कैसे हुआ होता है, कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। उसके बाद कंक्लूजन। देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये मेन बॉडी जो है ये हेडिंग आपको नहीं डालना है। इसके रिलेटेड जो भी हेडिंग बनती है वह इंट्रोडक्शन के बाद और कंक्लूजन के पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए हम आपको लिख करके बताते हैं। आप पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर लिख रहे हो तो बीच में आपको सेंटर में लिखना है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग इसमें डालना है आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है।
इंट्रोडक्शन में आपको उसका परिचय देना होता है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया की पॉल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया में कैसे है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इस तरह से सिंपली आपको हेडिंग डाल देना है। इसके अंतर्गत लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया टुडे, यानी आज भारत में प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ह्यूमंस हैव मिसयूज द रिसोर्सेस ऑफ नेचर, मनुष्य जो है प्रकृति के रिसोर्स यानी संसाधनों का गलत उपयोग, मिस यूज्ड मीन्स होता है गलत उपयोग कर रहा है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप which the environment, water and soil etc have been polluted, जिसके परिणाम स्वरूप environment यानी वातावरण, वाटर और जल और सॉइल यानी मृदा प्रदूषित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा वातावरण और जल बहुत ही अधिक प्रदूषित हो रहे हैं, हैव बीन पोल्यूटेड। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है इसके इंट्रोडक्शन में। अब इसके प्रकार और मेन बॉडी को हम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालना है आपको काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार आपको हेडिंग डालना है। इसलिए इसमें लिखना है देयर आर मेनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन सच हैज, यानी प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकतर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन ये प्रमुख है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन ये तीनों बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्री, मिल्स एंड वर्कशॉप etc। इसका अर्थ है एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड, यहां पर केस्ड होगा यानी अधिकतर केस में जो चिमनीज ऑफ फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, और एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण अधिकतर चिमनियों से निकलने वाले धुएं, जो फैक्ट्री में चिमनियां होती है उनसे निकलने वाले धुएं और मिल से निकलने वाले धुएं, इन सभी धुओं से वायु प्रदूषण होता है। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि वाहनों से भी निकलने वाले धुएं, तो ज्यादा आप इसमें ज्यादा लिखना नहीं होता, 150 वर्ड में लिखना है, तो ये 150 वर्ड के लिए प्रॉपर है। तो इस तरह से आपको सिंपल भाषा में लिख दे रहा है कि फैक्ट्रियों और मिलों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन आपको हेडिंग डालना है। वाटर पॉल्यूशन में आपको लिखना है वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, बट ग्रीडी मैन आर पॉल्यूटिंग इट, बस लेकिन लालची व्यक्ति इसे प्रदूषित करते हैं। फैक्ट्री ओनर्स थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इनटू रिवर्स, और फैक्ट्री ओनर्स यानी जो फैक्ट्रियों के मालिक है थ्रो वेस्ट मटेरियल, वह अपना कूड़ा कबाड़ा वाला सामान इनटू रिवर्स में फेंकते हैं यानी नदियों में फेंक देते हैं। सो वाटर इज पोल्यूटेड, जिससे जो जल है वह प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद अगला आपको डालना है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में आपको लिखना है नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस, यानी ध्वनि प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। इट इज सेड दैट मोर देन 80 डेसिबल्स गिव्स डिफनेस एंड अदर डिसीज, सकते हैं कि कहा जाता है जब 80 डेसिबल से ज्यादा हमारे कानों में ध्वनि जाती है तो बहरेपन और अदर डिसीज और कोई रोग और बहुत से रोग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी 80 डेसिबल यहाँ पर क्या है, 80 डेसिबल जो है यह ध्वनि नापने वाली इकाई है। तो जब 80 डेसिबल से ज्यादा हमारे कानों में ध्वनि जाती है तो बहरेपन और कई बीमारियों होने का खतरा रहता है। इन अर्बन यानी शहरों में द रोड मोटर्स के ध्वनि, मोटर के आवाजें और डीजे से निकलने वाली जो ध्वनि होती है आर पोल्यूट्स द नॉइज, ये सब ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। दोस्तों बस इतना ही आपको इसमें लिखना था। अब हम आपको कंक्लूजन इसका लिखकर बताते हैं। जो लास्ट हेडिंग है वह कंक्लूजन वाली होती है। ठीक है, कंक्लूजन मींस निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकला ये आपको लिखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेजर्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, जो भारत की सरकार है वह इसको रोकने के प्रयास कर रही है, लेकिन एवरी सिटीजन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पॉल्यूशन, लेकिन प्रत्येक नागरिक को इसके नियम, प्रदूषण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में डायरेक्ट
डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एरर वाले जो सेंटेंस होते हैं इन सब को हम बताने वाले। सिंटैक्स को बताएंगे, नाइट और नाइट जो होमोफोन्स होते हैं इसको भी आज की इस वीडियो में बताएंगे, सिंथेसिस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। टोटल 20 नंबर आज की इस वीडियो से आपका पक्का होने वाला है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे और पांचवें में ए हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनमें से कोई एक आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलिए आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे आपको चेंज करना होता है। जैसे यहां पर है राजू सेड आई रीड ए बुक, यानी राजू ने कहा कि वह एक किताब पढ़ता है। ठीक है, राजू ने कहा मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब इसको किसी को आपको बताना है तो इसको आप इसे अपने तरीके से जब बताएंगे तो वही हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहां पर देख लीजिए, राजू सेड आई रीड ए बुक, राजू ने कहा कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो एक किसमें हो गया, ए डायरेक्ट स्पीच में हो गया। ठीक है, अब इसको अगर किसी दूसरे को बताया जाएगा तो वह हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे यहां पर है राजू सेड आई रीड ए बुक, इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए लिखेंगे राजू सेड दैट। ठीक है, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दैट कंजक्शन का काम करता है, यानी इन दोनों शब्द को जोड़ने का काम करता है। राजू सेड दैट ही रीड ए बुक, अब यहां का पर आई का इनडायरेक्ट हो जाएगा ही और रीड ए बुक तो सिंपल ही रहेगा, क्योंकि अब यहां पर बुक है तो पेन तो हो ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जब कोई सत्य बात आ जाए, जब यहां पर जैसे है सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो ये यहां पर सत्य है, ये हमेशा सत्य रहने वाली है। ऐसा नहीं कि आज सूरज पूरब से निकल रहा है और 10 साल बाद सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बात क्या है, ये हमेशा सत्य रहने वाली है। अब इसमें क्या करना है, देखिए द टीचर said that the sun rises in the east, इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। देखिए द टीचर said that the sun rises in the east, इसका जो कहते हो आपको लिख देना है द टीचर said that sun rises in the east, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमा सेड टू रेखा गुड बाय। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब गुड बाय वाला शब्द आ जाए, गुड बाय वाला शब्द, तो यहां पर क्या लिखना होगा, हिमा बेड, सेड टू को बेड में बदल दिया जाएगा। ठीक है, हिमा बेड रेखा गुड बाय, इस तरह से हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है सी सेड टू मी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब यहां पर थैंक यू शब्द आ जाए, वहां पर क्या लिखा जाएगा, सी थैंक्ड, टोल्ड सेड टू को थैंक में बदल दिया जाएगा, सी थैंक्ड मी फॉर माय सपोर्ट, इस तरह से आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जहां पर भी थैंक यू आ जाए वहां पर सी थैंक सेड टू को थैंक में बदल दिया जाता है। उसके बाद देखिए प्रेम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक। अब यहां पर जहां पर प्लीज आ जाए वहां पर क्या लगाना होगा। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, प्रेम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, यानी प्रेम ने कहा, प्रेम ने मुझसे कहा कि प्लीज मुझे अपनी बाइक दे दो। तो यहां पर उसने क्या किया, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीज जब यहां पर आ जाता है तो वहां पर रिक्वेस्ट होने लगती है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखेंगे तब इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेम रिक्वेस्टेड, सेड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलकर मी टू गिव हिम माई बाइक। ठीक है, योर को हिम में बदल दे, योर को माई में बदल देंगे और मी को हिम में बदल दिया जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट प्ले इन द गार्डन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा हो, यानी कोई चीज मना कर रहा हो या फिर कुछ कह रहा हो, तो यहां पर क्या होगा, टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट प्ले इन द गार्डन। यहां पर टीचर बच्चों से कह रहा है कि आप गार्डन में मत खेलो, तो यहां पर क्या कह रहा है, वह बच्चों को आज्ञा दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द गार्डन। यहां पर हो जाएगा टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया, यानी आज्ञा दी कि आप
नॉट प्ले इन द गार्डन, आप गार्डन में नहीं खेल सकते। डोंट को यहाँ पर नॉट टू में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच आपका आने वाला, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये सब चीजें बहुत ही आसान है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। सेंटेंस में थोड़ा अदलाव बदलाव हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या तैयार करना है। दोस्तों अब आपको बताते हैं सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में आपसे दूसरे नंबर पर आएगा, कंबाइन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एज डायरेक्टेड, यानी यहाँ पर इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है और इसे कंपाउंड सेंटेंस में, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सबसे पहले आप समझ लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है ये समझ लीजिए पहले। देखिए किसी भी सिंपल सेंटेंस को कठिन में बदलना ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है सी बॉट ए गोल्डन वॉच, यानी उसने एक सुनहरी घड़ी खरीदी, ये तो हो गया सिंपल सा। अब इसे कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे, सी बॉट ए वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसने एक घड़ी खरीदी और वह घड़ी सोने से बनी है। इसमें हो गया बहुत ही बड़े मतलब कठिन शब्दों में हो गया, और इसे आसान शब्दों में इस तरह से हो जाएगा, सी बॉट ए गोल्डन वॉच। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, हम आपको दूसरे उदाहरण में समझाते हैं। आई सा ए वाउंडेड मैन, मैंने एक घायल व्यक्ति देखा, घायल आदमी देखा। ठीक है, आई सा ए वाउंडेड मैन। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे, आई सा ए मैन दैट वाज वाउंडेड, मैंने एक आदमी देखा और वह आदमी घायल था। तो इस तरह से किसी भी सरल शब्द को कठिन में बदलना ही कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, सी फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, वह फेल हो गया क्योंकि वह उसने लापरवाही की, वह अपनी लापरवाही की वजह से फेल हो गया। ठीक है, इसको कंपाउंड में बदलना है। अब देखिए कंपाउंड आप समझिए, किसी भी शब्द को मिश्रण करके लिख देना या एक में मिलाकर लिख देना, उसी को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर है सी फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, यानी वह फेल हो गया क्योंकि वह बहुत लापरवाह था। अब इसको कंपाउंड में इस तरह से बदलेंगे, सी वाज केयरलेस। ठीक है, केयरलेस बी सो ही फेल्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सी वाज केयरलेस सो सी फेल्ड, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखिए सिंपल सेंटेंस है, वी मस्ट ईट टू लव, हमें खाने के लिए, हमें रहने के लिए खाना चाहिए, यानी हमें जीवन के लिए खाना चाहिए। अब इसको कंपाउंड में बदलना है। कंपाउंड में कुछ इस तरह से लिखेंगे, वी मस्ट ईट बिकॉज वी कैन नॉट लाइव, यानी हमें खाना चाहिए क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरह से पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। कल पेपर में देख लेना, सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पर कुछ इधर उधर वर्ड हो सकते हैं, लेकिन सेम इसी तरह से फॉर्मेट पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बदलना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन में है, तीसरे सी वाले क्वेश्चन में, चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में बदलना है और इसको कंपैरेटिव वॉइस में। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ही गेव मी ए रुपये, उसने मुझे 1 रुपया दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसने हमें रुपया दिया को इसको बढ़ा चढ़ाकर और लिखा जाता है, यही होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर लिख देंगे, आई वाज गिव ए रुपी बाय हिम, यानी उसने मुझे 1 रुपया दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओपन ऑल द विंडो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां पर ऑर्डर दिया जाए या किसी से कुछ चीज कहा जाए कि ये चीज लेकर आओ, तो वह क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा। अब इसको पॉजिटिव में इस तरह से बदलेंगे, यू आर ऑर्डर टू ओपन द ऑल द विंडो, यानी उसने ऑर्डर दिया कि सभी खिड़कियों को खोल दो। तो इस तरह से होता है जब भी किसी चीज में ऑर्डर दिया जाए, जैसे ओपन ऑल द विंडो या फिर ओपन द डोर या फिर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ पानी, ये ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें हो जाएगा ना ई और ऑर्डर, बस उसके बाद यही सब उतार दिया जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, सुपरलेटिव सेंटेंस में हम इसे बदलते हैं। जैसे यहाँ पर है सेंटेंस, नो अदर गर्ल्स इन द क्लास इज
सो ब्यूटीफुल एज रेनू, यानी रेनू के अलावा इस क्लास में कोई और सुंदर लड़की नहीं है। अब इसको सुपरलेटिव में डिग्री में बदलना है, तो सुपरलेटिव में इस तरह से हो जाएगा, रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस नहीं बदलना चाहिए, बस आपको थोड़ा उसे सरल करके लिखना होता है सुपरलेटिव में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ही इज ए क्लीवर एज ए फॉक्स, यानी वह लोमड़ी से चालाक है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो यहाँ हो जाएगा ही वॉज नॉट क्लीवरर देन ए फॉक्स, यानी वह लोमड़ी से चालाक नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ही एज क्लीवरर एज ए फॉक्स, यानी वह लोमड़ी के तुलना में वह चालाक नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा कंपैरेटिव में डिग्री में, ही इज नॉट क्लीवरर देन ए फॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको बदलना होता है। देखिए इसमें पैसिव वॉइस, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यही तीनों ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को हमने बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं आपको क्या तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स। जैसे यहाँ पर देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हिज हेयर्स आर ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक होगा। इसको यहाँ पर आर जो है इसको आपको सही करके लिखना है, हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से वर्ड आपको तैयार कर लेना है सेंटेंस। जैसे यहाँ पर है, द न्यूज आर करेक्ट, ये गलत है, द न्यूज इज करेक्ट, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे है द न्यूज आर करेक्ट, खबर सही है नहीं होगा, खबर जो है वह सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस इज एन यूजफुल बुक, यह एक यूजफुल बुक है। यहाँ पर एन नहीं लगेगा क्योंकि एन सजीव के लिए लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज ए यूजफुल बुक। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या है, मोहन इज ए मिसर मैन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोहन इज ए मिसर। यहाँ पर मैन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मोहन खुद ही अपने आप में एक आदमी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन इज मिसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, यहाँ पर भी एक गलत है। यहाँ पर क्या होगा, ही इज वेरी एंग्री विद मी, यहाँ पर कैसे गलत है ये आपको बता दे। जैसे देखिए, ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, इसका अर्थ होगा कि वह मुझसे नाराज नहीं है, मुझको नाराज है, तो यह गलत हो जाएगा। इसको सही करके लिखेंगे, ही इज वेरी एंग्री विद मी, वह मुझसे बहुत अधिक नाराज है। ठीक है, बहुत अधिक क्रोधित है या फिर नाराज है, इस तरह से आपका सेंटेंस पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद आगे देखिए आपको क्या तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स में क्या करना होता है, जैसे अल्टर और अल्टर, ये दो शब्द हैं, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है, इनमें से भी किसी एक को करना, आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकारना और एक्सेप्ट का होता है को छोड़कर। दोनों वर्ड दिखने में सेम है, बोलने में सेम है, लेकिन इनके अर्थ बहुत अधिक भिन्न है। ठीक है, बहुत अधिक अलग है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्ट का स्वीकारना, अब इसको वाक्य में प्रयोग भी करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ही एक्सेप्टेड माई कॉल, उसने मेरे फोन को एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार किया। अब देखिए, एक्सेप्ट को छोड़कर, ऑल वेयर देयर एक्सपेक्ट मी, वहां पर सभी लोग थे मुझको छोड़कर, ये हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ह्यूमन मीन्स होता है इंसान और ह्यूमन मीन्स होता है इंसानियत। ठीक है, यहाँ पर दोनों अर्थ, दोनों वर्ड बोलने में सेम दिख रहे हैं, तो इनका वाक्य प्रयोग किस तरह से होगा, जैसे इंसान है, ह्यूमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर ऑल ह्यूमन, यानी हम सब इंसान है। अब ह्यूमन का हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा ह्यूमन इज कंपल्सरी इन आवर सोसाइटी, यानी हमारे समाज में इंसानियत बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे है ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना और ब्रेक का अर्थ ब्रेक ही होता है जो ब्रेक गाड़ी में होता है। उसके बाद देखिए, इसका वाक्य प्रयोग किस तरह से होगा, ये ब्रोक द रूल्स, यानी उसने रूल को, उसने नियम को तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर उसका ब्रेक का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, यानी ड्राइवर ने ब्रेक को लगाया। ठीक है, दोस्तों उसके बाद अगला वर्ड है चेक, यानी एक चेक का मतलब होता है रोकना और दूसरे चेक का मतलब होता है धनादेश, जो चेक होता है जिससे पैसा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक, इस चेक का हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पुलिस चेकड द
कार, यानी पुलिस ने कार को रोका। और चेक का अर्थ हो जाएगा आई रिसीव्ड ए चेक, मैंने एक चेक प्राप्त किया। तो इस तरह से होमोफोन्स आपके आते हैं, 2 नंबर आपके कहीं नहीं आने वाले। इसी के कार्ड हो सकता है इसमें से आपका जरूर से जरूर आए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसे तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना होगा। ये कहां पर पूछा जाता है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये आपसे विकल्पीय में पूछा जा रहा है, आपको इसको अर्थ छाट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, यानी एक व्यक्ति की जहां पर सरकार होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपको क्या क्या तैयार करना मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे यहाँ पर है ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी वह व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बैचलर, यानी कुंवारा। बात समझ रहे। उसके बाद अगला वर्ड है विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, यानी ये खाने के लिए, यानी ये खाने के लिए फिट है और कंज्यूम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ईडेबल, ठीक है। ये खाने के लिए उपयोगी है, यानी ये खाने के लिए, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह खाने के योग्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईडेबल को खाने योग्य ही कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ईडेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी डेड बॉडी का जो मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम कहा जाता है। उसके बाद देखिए मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी एक ही व्यक्ति से जो मर्डर होता है, जो खून होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे सुसाइड कहा जाता है, यानी आत्महत्या को ही सुसाइड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आए हैं। ये भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा आपको तैयार करना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम आपको बता देते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैक्रेड, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अब इसका सिनोनिम्स है होली हो जाएगा और जेन्युइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लक्ष्य का अर्थ होता है टारगेट, अब लक्ष्य का अर्थ होगा गोल और एम, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाली का अर्थ हो जाएगा वैकेंट, वैकेंट मीन्स होता है खाली। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पटी, यानी इम्पटी, ठीक है। इम्पटी मीन्स होता है खाली, और स्पेसियस इसके मतलब भी होता है खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीफ मीन्स होता है दुख, ठीक है। अब दुख का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सौरो होगा, और पैन, इन दोनों के माने ही दुख होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे होली का भी सिनोनिम्स पूछ सकता है, तो होली का आप चाहे जेन्युइन लिखे चाहे फिर सेक्रेड लिखे, दोनों आपका सही होगा। और यहाँ पर एम का भी पूछ सकता है, तो एम का आप चाहे गोल लिख सकते हैं या फिर टारगेट लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आइडल मीन्स होता है आलसी, आलसी होता है आइडल मीन्स। अब आलसी का सिनोनिम्स हो जाएगा इनएक्टिव और डल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आलसी का सिनोनिम्स। उसके बाद देखिए ऐड मीन्स होता है मदद, मदद मीन्स ऐड मीन्स होता है मदद। अब मदद का सिनोनिम्स हो जाएगा हेल्प, ठीक है। उसके बाद करेज मीन्स होता है साहस। अब करेज का जो सिनोनिम्स होगा वह होगा ब्रेवरी और वैलेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा करेज का सिनोनिम्स। उसके बाद देखिए एंटोनिम्स आपको क्या तैयार करने वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एंटोनिम्स में क्या आपको तैयार करना है ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। अब प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्न या फिर न्यू। अब बून का अर्थ होता है, बून का अर्थ होता है वरदान। अब वरदान का अपोजिट हो जाएगा कर्स और अब्यूज। अब्यूज मीन्स होता है वरदान या फिर अभिशाप इसे कह सकते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं अब्यूज, अभिशाप या फिर श्राप, ठीक है। उसके बाद एक गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। अब गेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, मेजबान। ओनर या फिर होस्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हैप्पी का अर्थ होता है पर्सन, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, अब देखिए ये पर्सन हैप्पी का हम लिखना ही भूल गया। अब इसको कमेंट मार्क्स में आपको बताना, ऐसा मत कमेंट करना कि सर को आ ही नहीं रहा है तो इसलिए नहीं बता, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर्सन यानी हैप्पी का क्या होता है, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा सौर, लेकिन हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। उसके बाद देखिए अलाउ का हो जाएगा स्वीकृति देना, इसका अर्थ होता है। अब इसका
उल्टा हो जाएगा डिसअलाउड, ठीक है, या फिर डेनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, अब इसका अपोजिट हो जाएगा डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, ठीक है। तो इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हमने बताए हैं इसी से रिलेटेड आपसे कल 24 फरवरी को पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अभी 3 पेपर बचे हैं, तीनों पेपर आप अपने बर्बाद मत जाने देना हमारी वजह से, ठीक है। तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर इनमें से नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से तैयारी करके जाइए जैसा आज की इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन में हमने बताया। 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, कुल मिलाकर आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख लोगे। क्योंकि दोस्तों अब ग्रामर में ज्यादा कुछ करना नहीं रहता, सिर्फ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर 10, उसके नीचे आपको लिखना है माय मदर एट 66। इस तरह से कमला दास जी ने इसे लिखा है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। इस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा और आपको पूरे नंबर देगा। अब आपको हेडिंग डालनी है सेंट्रल आइडिया, ठीक है, सेंट्रल आइडिया इस तरह से हेडिंग डाल देनी है। उसके अंतर्गत आपको लिखना है द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, ठीक है। यानी इस कविता को माई मदर एट 66 यानी मेरी 66 साल की माता, इस कविता को किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है। सी इज इंडियन पोएट्स, वह एक भारतीय कवित्री है। दिस पोएम इज वेरी सिंपल पोएम, और यह बहुत ही सरल पोएम है, बहुत ही सरल कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में टू डिस्क्राइब टू इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के शाश्वत नियम का वर्णन किया गया है। प्रकृति का शाश्वत नियम से तात्पर्य है कि सबसे पहले इंसान एक बच्चा होता है, फिर किशोर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर ढलान पर चला जाता है, एक समय आता है वह बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। तो यही चीज इस कविता में बताई गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए द पोएटेस हैड गॉन टू मीट हर मदर, वह एक दिन अपनी माता से मिलने जाती हैं, ठीक है। वह एक दिन अपनी माता से मिलने जाते हैं। Whose pale face made her realize, और वह उनके पीले चेहरे को देखकर महसूस करती हैं कि that her mother is getting old, कि उनकी माता अब बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। वह अपनी माता जी के पीले चेहरे को देखकर सोचती हैं कि उनकी माता अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं। द पोएटेस बिकम वेरी अपसेट, और वह कवित्री बहुत ही अपसेट यानी उदास हो जाती हैं इसको देखकर, ठीक है। The poetess also mention the close relationship which is mother and a daughter share. उन्होंने इस कविता में कवित्री ने ये मेंशन किया है यानी बताया है कि एक माँ और एक बेटी का रिश्ता कैसे होता है। तो इस कविता में एक कवित्री ने वे बताया है कि एक माँ और बेटी का रिश्ता कैसे होता है। तो इतना आपको लिखना है इनके सेंट्रल आइडिया में। अब आपको देखिए एक चीज लिखना जरूरी है, अगर आप लिख देते हो तो एक भी नंबर आपका नहीं करने वाला। पोएटिक ग्रेस में आपको लिखना है इट इज वेरी इमोशनल पोएम, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको लिख देना है सिमिली एंड मेटाफर, इसमें इस फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये पोएटिक ग्रेस होता है कि इनमें इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमिली और मेटाफर, ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज किए गए हैं। तो इस तरह से हो गया ये सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 का। अब देखिए आपको बताते हैं अगला सेंट्रल आइडिया कौन सा तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कीपिंग क्विट का आप तैयार कर लीजिए। 24 फरवरी को गारंटी है ये जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेगा। माय मदर एट 66 या फिर कीपिंग क्विट, इन दोनों में से कोई एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 10 आपको हेडिंग डाल देना, उसके नीचे लिखना है कीपिंग जिसके लेखक है, जिसके रचयिता है पावेलो नेरूदा जी, ठीक है। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है इन दिस पोएम यानी इस कविता में पावेलो नेरूदा सेज दैट, पावेलो नेरूदा जी कहते हैं मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश, यानी मनुष्य बहुत अधिक स्वार्थी हो चुका है। एंड हिज ओन एक्शंस कॉज हिम मेनी मिसरीज, द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड बाय द मैन मेड बॉर्डर्स, ठीक है।
एंड हिज ओन एक्शंस काउसेस हिम मेनी मिसरीज, और मनुष्य के इसी कर्मों की वजह से उसे मेनी मिसरीज, उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी परेशानियों से जूझना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और देखिए, द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, डिवीजन। ठीक है, यहां पर कहा क्या जा रहा है, द वर्ल्ड इज टुडे स्टैंड, और आज पूरा संसार एक दूसरे के भाग में बटा हुआ है, जैसे जो मनुष्य द्वारा बाउंड्री बनाई गई है उन्हीं बाउंड्रियों में बटा हुआ है। कौन सी बाउंड्री मनुष्य द्वारा बनाई गई है, जैसे जाति हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गया, कल्चर, और जो डिवीजन यानी जो पार्ट बटे होते हैं, एक ही कास्ट में कई पार्ट होते हैं, तो इन्हीं सब चीजों में आज पूरा संसार बटा हुआ। ठीक है, तो लेखक यहां पर क्या करें, द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, डिवीजन। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि आज पूरा संसार जाति, धर्म और संस्कृति के झगड़ों में बटा हुआ है, बझा हुआ है। ठीक है, द पोएट सेज दैट, उसके बाद उसके बाद कवि कहते हैं, वी नीड टू राइज अबाउट दीज स्मॉल इशूज, हमें इन सब छोटे मोटे झगड़ों से निकलकर ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, एबव या मिस होता है ऊपर, दिस स्मॉल इश्यूज, इन सभी झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, और एक बड़ा सपना देखना चाहिए, एक बड़ा दृश्य देखना चाहिए। तो इस कविता में पैब्लो नेरुदा जी ने यह बताया कि आज पूरा जो संसार है वह स्वार्थी हो चुका है, और वह अपने हुए कर्मों की वजह से अनेक परेशानियों से जूझता है, और उसने बहुत सी बाउंड्री खड़ी कर दी है, बहुत सी रुकावटें बना दी हैं, बहुत सी बाधाएं अपने आप ही बना दी है, जैसे कास्ट हो गया, जैसे धर्म हो गया, रिलीजन, ये सब मनुष्य ने ही बनाया है। ठीक है, कहीं से पहले ईश्वर ने नहीं बनाया था, ये सब मनुष्य ने ही दुनिया में बना दिया, जिससे इंसान एक दूसरे में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये सब लेखक कहते हैं कि इन सब झगड़ों से हमें निकलकर, जाति धर्म का जो झगड़ा है, इस सब से निकलकर हमें ऊपर उठना चाहिए, और एक लार्जर पिक्चर्स और एक बड़ा सपना देखना चाहिए, और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इतना ही था इनके सेंट्रल आइडिया में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से अगर आप लिखोगे जैसा कि आज की इस वीडियो में हमने बताया, तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हमने बहुत ही ठोस और कम शब्दों का उपयोग किया है, आसान भाषा में आपको बताया। इस तरह से कल आप जरूर लिख कर आना, क्योंकि कल ये जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आप सप्लीमेंट्री का देख लीजिए, उसके बाद आपको प्रोस का बताते हैं। देखिए, द थर्ड लेवल से पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, थर्ड लेवल क्या था, और वह कहां स्थित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल था वह सेंट्रल स्टेशन के पास स्थित था। दैट टेक्स पैसेंजर टू कुलिसबर्ग इलिनोज, जो पैसेंजर यानी यात्रियों को गुलिसबर्ग और इलिनोज ले जाती थी। एंड द स्टेशन आर द सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और ये जो स्टेशन था थर्ड लेवल वाला, यह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस तरह से सिंपल सा आपका उत्तर हो जाएगा द थर्ड लेवल के पहले क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, यानी थर्ड लेवल क्या था और वह कहां पर स्थित था। तो थर्ड लेवल न्यूयॉर्क में सेंट्रल स्टेशन में स्थित है, और वह कहां पर स्थित है, वह ग्रैंड स्टेशन के सबवे पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, यानी चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा। तो इसको देख लीजिए, चार्ली हैड बीन लेट फॉर ऑफ दिस ऑफिस, जो चार्ली था वह अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ही डिजायर टू रीच होम एयरली, और वह सोच रहा था कि वह जल्दी से अपने घर पहुंचे। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल टू, वह अपने घर के लिए लेट हो रहा था, तो सो ही वेंट, वह जाता है ग्रैंड सेंट्रल टू कोच इस सुबर्बन ट्रेन, और वह सेंट्रल स्टेशन के सुबर्बन ट्रेन में जाता है। ही वॉज लॉस्ट इन कॉरिडोर, और वहां जाते जाते ही वह कॉरिडोर में खो जाता है, यानी एक गलियारे में खो जाता है। ही दब इट वॉज ए सेकंड लेवल, वह सोचता है कि ये तो दूसरा लेवल है, बट ही हैड द रीच द थर्ड लेवल, चार्ली जो था वह अपने घर के लिए लेट हो रहा था, और वह
ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जाता है, जहां पर वह एक कॉरिडोर में खो जाता है और वह सोचता है कि वह दूसरे लेवल पे है, लेकिन वह थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। तो इसीलिए इसी तरह वह चार्ली जो है थर्ड लेवल में पहुंचा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लिए चलते हैं द टाइगर किंग वाले चैप्टर से। यहां से जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज ही नेम्ड इट, और वह इसका ये नेम क्यों पड़ा, वह इसका और टाइगर किंग उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, द महाराज ऑफ प्रतिबंधनपुरम, जो प्रतिबंधनपुरम का महाराज थे वही जो थे वह टाइगर किंग थे, वाज द टाइगर किंग। जो महाराज प्रतिबंधनपुरम के जो महाराज थे वही टाइगर किंग थे। ठीक है, द महाराज किल्ड 99 टाइगर्स सो ही गोट द नेम ऑफ टाइगर किंग, उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा था, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। ठीक है, इतना हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, पहले का देखिए यहां पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था, तो महाराज जो प्रतिबंधनपुरम के महाराज थे वही टाइगर किंग थे, और उनका नाम एक कैसे पड़ा टाइगर किंग, और उन्होंने क्या किया ना 99 टाइगर्स वह मारे हुए थे, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाई डिड टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी टाइगर किंग ने मैरी यानी शादी का निश्चय क्यों किया। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज, टाइगर किंग ने शादी करने का निर्णय लिया क्योंकि हिज स्टेट रन आउट ऑफ टाइगर एंड ही नीडेड टू 30 टाइगर्स। क्या हुआ था ना, उनके स्टेट में टाइगर कम हो गए थे, उन्होंने सभी टाइगर को मार दिया था, तो उनका जो टारगेट था 100 टाइगर को मारने के लिए, तो उसमें 30 टाइगर कम पड़ रहे थे। तो अब टाइगर मिलेंगे कहाँ, उसी स्टेट में मिलेंगे जहां इनमें टाइगर होगा, तो ही नीडेड 30 टाइगर्स मोर इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि 100 टाइगर उन्हें एक टाइगर मारेगा, तो इसलिए वह उन्होंने 100 टाइगर्स को मारने के लिए एक निर्णय लिया था, एक शपथ लिया था, एक एम लक्ष्य बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने 30 टाइगर्स उन्हें चाहिए था जो प्रूव एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उसकी बात को गलत साबित करने के लिए। उसकी बात ये थी ना कि 100 टाइगर्स को अगर आप नहीं मारोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए वह 100 टाइगर्स को मार देते हैं। सो ही मैरी ए रॉयल फैमिली गर्ल, उन्हें 30 टाइगर कम पड़े थे, तो इसलिए उन्होंने शादी की रॉयल फैमिली गर्ल ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उन्होंने ज्यादा जनसंख्या वाले टाइगर स्टेट में, टाइगर राज्य में ऐसी लड़की से विवाह किया जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, जिससे उन्हें टाइगर आसानी से मिल जाते थे, इसीलिए वह शादी का निर्णय लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेशन, यानी एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर्स हैड प्रेडिकेटेड देन टाइगर किंग वुड बी किल्ड बी ए टाइगर एंड बी शुड बी वेरी ऑफ द 100 टाइगर। टाइगर किंग ने जो एस्ट्रोलॉजर था वो भविष्यवाणी किया था कि टाइगर किंग यानी महाराज को कोई टाइगर मार देगा, इसलिए अगर वह इससे बचना चाहते हैं तो 100 टाइगर को उन्हें मारना होगा। यही था जो ज्योतिषी का वो था, ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद आगे चैप्टर में आपको लिए चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा जो चैप्टर आता है सप्लीमेंट्री में, द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें से 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका में लेखिका कैसे पहुंची। तो द ऑथर तुसानी दोषी, जो तिशानी दोषी है, ऑथर है या लेखिका है, रीच अंटार्कटिका बाय ए रूसियन वेसल, यानी एक रूस के एक जहाज से। एकेडमिक सोलाक्षी देखिए द ऑथर तिशानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका बाय ए रूसियन वेसल। तिशानी दोषी जो लेखिका है वह अंटार्कटिका एक जहाज से पहुंची जिसका नाम एकेडमिक सोलास्की था। ठीक है, सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 हावर्स, वह उन्होंने 100 घंटे की से ज़्यादा की यात्रा की, यूजिंग डिफरेंट मोड, और अलग अलग चीज़ों में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सच एज शिप, जैसे पानी का जहाज, कार, एरोप्लेन, इन सभी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने पूरे 100 से ज़्यादा घंटों तक की यात्रा की। ठीक है, तो इस तरह ही हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद देखिए व्हाट वाज गोंडवाना वाज ए गेंट अमेलजमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एक्साइटेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो।
गोंडवाना एक जो था एक धरती था, धरती टाइप का था, एक भूभाग था। गोंडवाना वाज ए गेंट, जो उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। विश वाज एक्सट्रैक्टेड, और या 650 मिलियन पहले स्थित था, अब ले अंतरिक्ष में नहीं है। तो गोंडवाना क्या था? गोंडवाना एक भूभाग था जो कि 650 मिलियन पहले स्थित था, लेकिन अब अंतरिक्ष में नहीं है। 650 मिलियन के बाद ये टूट टूट कर बिखर गया इधर उधर, ठीक है। उसके बाद आगे, उसके बाद अब आपको लिए चलते हैं कि प्रोज में क्या क्या आपको तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है प्रोज में, हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन के दिन क्लास का दृश्य कितना भिन्न था। तो यहां पर हो जाएगा व्हेन फ्रेंज रीच्ड स्कूल, यानी जब फ्रेंज स्कूल पहुंचा, ही फाउंड द इंटायर प्लेस अनयूजुअली क्यूट, और उसने सभी स्थान को शांत पाया। द वाज, ठीक है, ही वाज, यहां पर ही वाज हो जाएगा, ही वाज लेट फॉर स्कूल एंड दब दैट यम हेमल स्कॉल्ड हिम, और उसने सोचा कि वह स्कूल के लिए लेट है, अब यम हेमल सर जी उसे डांटेंगे। बट यम हेमल स्पोक वेरी काइंडली एंड इनवाइटेड हिम इन द विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम, इट इज मोस्ट प्रेसेंस, और उसने सोचा कि यम हेमल डांटेंगे, लेकिन यम हेमल ने उसे डांटा नहीं, और उसने देखा कि पिछले वाले बेंच पर ना गांव के बहुत से बुजुर्ग लोग आकर बैठे, और यही सब चीजें क्लास का सबसे ज्यादा भिन्न था उस दिन। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था उसने, तो इसलिए पहले दिनों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अलग था। उसके बाद देखिए, व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू स्कूल गो टू दैट डे। यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंड्स उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज फ्रेंड्स उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल ऑन व्हिच यम हेमल वाज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे एंड थॉट दैट यम हेमल स्कॉल्ड हिम, और उसको यम हेमल जी ने एक लेसन दिया था पार्टिसिपल पर कि इसे तैयार करके आओ। अब वो बेचारा उसे तैयार ही नहीं किया, तो वो सोच रहा था कि यम हेमल डांटेंगे, इसलिए आज स्कूल ही नहीं जाते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड जो है स्कूल उस दिन नहीं जाना चाहता था। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट announcement did यम हेमल make, what was the impact of this on फ्रेंज। यम हेमल ने क्या अनाउंसमेंट की यानी क्या घोषणा की, क्या ऐलान किया, और फ्रेंज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। द अनाउंसमेंट मेड बाय यम हेमल दैट देयर वाज ऑन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। यहां पर कहा जा रहा है कि यम हेमल ने अनाउंसमेंट किया, घोषणा की या फिर ऐलान किया कि बर्लिन से आदेश आया है स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, कि अब इस फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड दिस वाज द लास्ट लेसन, और ये लास्ट लेसन है ऑफ फ्रेंच, और ये अंतिम पार्ट है फ्रेंच भाषा का, ठीक है। सीम्ड टू बी थंडरक्लैप टू फ्रेंच, और ये शब्द फ्रेंच के लिए वज्रपात के समान थे। ही वाउड नॉट लर्न फ्रेंच, और उसने सोचा कि वह अब फ्रेंच भाषा नहीं सीख सकेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाउ डिड यम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी यम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज की किस प्रकार प्रशंसा की। तो यहां पर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यम हेमल फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यम हेमल के अनुसार फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज क्लियरेस्ट, और यह स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और तार्किक भाषा है। ही वांटेड द पीपल एंड फ्रेंच नेवर फॉरगेट, और वह चाहते थे कि पीपल ऑफ फ्रेंच और फ्रेंच के लोग इसे कभी ना भूले, कभी ना छोड़े, ठीक है। देखिए अगले चैप्टर से आता है, व्हाई हैव द राजपिकर्स कम टू लिव इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी में राजपिकर्स क्यों रहते थे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, वंस द राजपिकर्स वाज साहिब्स पेरेंट्स लिव्ड इन ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका बांग्लादेश, ठीक है। तो यहां पर कहा किया जा रहा है कि साहब के जो पेरेंट्स थे, यानी साहब के जो माता पिता थे, वह पहले फिर ढाका बांग्लादेश में रहते थे। फिर मेनी स्टॉर्म दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड हिल,
और मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, यानी एक तूफान आया जिसमें उनके फील्ड यानी उनकी फसलें और उनके घर सभी बर्बाद हो गए। सो ही कम दिल्ली, इसलिए वह दिल्ली आ गए एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में बस गए। लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, और वह किसी व्यवसाय की खोज में निकल पड़े। ठीक है, तो इतना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए हु इज मुकेश, यानी मुकेश कौन था, व्हाट इज हिज ड्रीम, और मुकेश का सपना क्या था। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल्स मेकर्स वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। फ्रेंड जो था, मुकेश जो था वह बैंगल्स यानी चूड़ी बनाने वाले से संबंधित था। वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकर, और उसका पूरा परिवार बैंगल यानी चूड़ी बनाने वाले कारोबार से जुड़ा हुआ था। मुकेश सेज आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता था कि मैं कभी एक मोटर मैकेनिक जरूर बनूंगा। आई लर्न टू ड्राइव ए कार, और मैं एक कार चलाऊंगा। दस ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, और वह इस सभी में एक अच्छा मास्टर, एक माहिर बनना चाहता था। ठीक है, तो यही था फ्रेंड मुकेश का ड्रीम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट द शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, यानी डगलस की माताजी ने YMCA पूल में तैरने के लिए सलाह क्यों दी। तो इसका सिंपली उत्तर हो जाएगा डगलस मदर रिकमेंड दैट द शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल बिकॉज इट वाज सेफ बीइंग ओनली 2 or 3 feet। स्विमिंग की माता, यहां पर क्या है, डगलस की माताजी ने स्विमिंग करने के लिए डगलस को YMCA पूल इसलिए सजेस्ट किया, इसलिए सलाह दी क्योंकि वह सेफ था, क्योंकि वह सुरक्षित था और वह ज्यादा गहरा नहीं था, 2 से 3 फीट ही गहरा था, जिससे डगलस डूबने का खतरा उस पर नहीं था। डीप एंड याकिमा रिवर्स वाज क्विट डीप एंड सेवरल केसेस ऑन ड्राइनिंग इट, और इसके बाद देखिए डीप एंड याकिमा रिवर, डीप और याकिमा जो नदी थी वह बहुत अधिक गहरी थी, और सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग है, और इसमें डूबने के बहुत ही अधिक मामले सामने आए। तो इसलिए डगलस की माता जी ने उन्हें YMCA पूल सजेस्ट किया, यानी उसके लिए सलाह दी। हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यू व्हेन ही वाज थ्रो इन द पूल, जब डगलस पूल में डूब रहा था तो उसे कैसे बचाया गया। द राइटर, ठीक है, द राइटर डज नॉट टू मेंशन दिस व्हेन ही रेन्ड consciousness he was vomiting while lying on his stomach beside the pool apparently he had been rescued by someone। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि द राइटर डज नॉट मेंशन, यानी लेखक ने इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया। when regained consciousness he was vomiting while lying on his stomach, और वह जब उसको होश आया तो उसका पेट फूला हुआ था। एंड बिसाइड्स, यानी पेट के बल वह लेटा हुआ था। द पूल अपरेंटली ही हैड बीन रेस्क्यू बाय समवन, और उसे यह विश्वास हो गया था कि वह किसी के द्वारा जरूर बचाया गया हो। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने इसको बताया ना कि डगलस को कैसे बताया गया। तो डगलस कहता है कि जब मुझे होश आया तो मैं पेट के बल सोया हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के द्वारा बचाया गया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला चैप्टर का क्वेश्चन आता है द रैट रैप से। व्हाट हैपेंड टू द रैट रैप सेलर इन द वुड्स, यानी जंगल में रैट रैप जो सेलर है उसके साथ क्या हुआ था, चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ था। द रैट रैप सेलर गोट लॉस्ट इनटू द वुड्स, जो रैट रैप था वह जंगल में खो गया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, वह बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पा रहा था। एंड ही sank down on the ground, और वह जमीन पर गिर गया। He heard a sound, और उसने एक आवाज सुनी। He heard regular thumping, जो उसे बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इट कम फ्रॉम, यानी अपनी तरफ आकर्षित थी। रामस जो आयरन वर्क, यानी राम अजो का जो आयरन वर्क का जो कंपनी थी। ही वेंट देयर टू स्टे दिस नाइट, और वह वहां पर चला जाता है आयरन फैक्ट्री में और वहां पर रात भर रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाई डिड रैट रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, और रैट रैप वहां से कैसे आता है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रैट रेप सेलर रिटर्न टू कॉर्पोरट्स कॉटेज, यानी जो सेलर था, जो रैट रेप चूहीदानी बेचने वाला सेलर था, बेचने वाला व्यक्ति था, वह कुटिया की तरफ, वह किसान की कुटिया की तरफ क्यों लौट के आया? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा द रैट रेप सेलर रिटर्न टू कॉर्पोरट्स कॉटेज बिकॉज, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वह कुटिया की तरफ इसलिए लौट के आया क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था टू स्टील 30 क्रोनोर, वह 30 क्रोनोर को चोरी करना चाहता था। 30 क्रोनोर जो जुटा कर रखते थे बूढ़े व्यक्ति ने, उसे चुराना चाहता था। विच द ओल्ड मैन वाज स्टफर्ड, जिसे ठूस ठूस कर उस बूढ़े व्यक्ति ने भरा था इन टू द पाउच, जिसे पाउच में भरा था। यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? द रैट रेप सेलर रिटर्न टू कॉर्पोरट्स कॉटेज, यानी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वह किसान की कुटिया की तरफ इसलिए लौट कर आया क्योंकि ही वांटेड, वह चोरी करना चाहता था 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर को चोरी। क्रोनोर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई रुपया या पैसा की मुद्रा, किसी का नाम है, किसी मुद्रा का नाम है 30 क्रोनोर, विच द ओल्ड मैन, जिसे बूढ़े व्यक्ति ने ठूस ठूस कर पाउच में भर रखा था। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, Who was the rat rape seller? रैट रेप यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था? How did make them? और उसे वह कैसे बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पर है द रैट रेप was the vagabond, यानी वह एक घुमक्कड़ व्यक्ति था। Who went around selling small rap, और वह इधर उधर रैट रेप यानी छोटे से चूहेदानी को बेचने जाता था। He made them from the material he got by begging in the stores or at the big farms, वह बड़े बड़े फार्म और दुकानों से जो बेस्ट मटेरियल, खराब मटेरियल को लेकर आता था और उसी से वह चूहेदानियों को बनाता था और बेचता था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले चैप्टर से प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज राजकुमार शुक्ल, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, ठीक है। राजकुमार शुक्ल वाज ए शेयर क्रॉपर, एक राजकुमार शुक्ल जो थे एक बटाईदार किसान थे ऑफ चंपारण, चंपारण के एक किसान थे। राजकुमार शुक्ल वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, राजकुमार शुक्ल बिहार के एक शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार किसान थे, बिहार के चंपारण में एक बटाईदार किसान थे। His specialty was that he was illiterate but resolute for his decision. पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजकुमार शुक्ल वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, यानी राजकुमार शुक्ल जो थे वह चंपारण, बिहार के एक चंपारण गांव के शेयर क्रॉपर यानी बटाईदार किसान थे। हिज स्पेशलिटी, उनका गुण था, वाज दैट ही वाज इलिटरेट, वह अनपढ़ थे लेकिन रिसोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन वह अपने निश्चय के लिए, वह अपने निर्णय के लिए दृढ़ निश्चयी थे, यानी उनका जो निश्चय होता था, उनका निर्णय होता था वह बहुत ही पक्का होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर रेस शेयर क्रॉपर, जो वकील थे वह यानी बटाईदार किसानों से ज्यादा फीस ले रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने उन्हें डांटा, ठीक है। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने किसानों को इसलिए डांटा क्योंकि कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, वह गरीब बटाईदार किसानों से ज्यादा फीस लेते थे। तो ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। 8 नंबर 8 + 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर प्रोज है, 8 नंबर सप्लीमेंट्री से आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हो। इन से जरूर कल क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों हम आपको बताने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, 10 नंबर आपके तुरंत पक्के होने वाले, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3, सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद जिस लेटर को आप लिख रहे हो सबसे पहले उसको आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद देखिए XYZ रामनगर लखनऊ 24 फरवरी 2023, यहां पर ध्यान दीजिए सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। सेंडर एड्रेस जो
होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है कि जिसके द्वारा ये पत्र भेजा गया है, ठीक है। और रिसीवर एड्रेस जो जिसके लिए यह पत्र भेजा जा रहा है, जैसे यहाँ पर XYZ रामनगर लखनऊ, रामनगर के लखनऊ के रामनगर से ये भेजा गया है 24 फरवरी को। और किसको भेजा गया है? टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, यानी इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली को ये पत्र भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये चीजें आपका सेंडर एड्रेस भी 3 लाइन में होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये भी आपका 3 लाइन में होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट हेडिंग डालना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपको हेडिंग डाल देना है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी हमारे शहर में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इस पर आपको लेटर लिखना है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको रिक्वेस्टेड सर या फिर डियर सर या फिर सर आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है। सर आपको इस तरह से लिखना है विल, ठीक है, लिखना है। इसके बाद विल यू वेरी काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर, ठीक है। यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा कि आप अपने पॉपुलर पेपर यानी मशहूर पेपर में मेरे लेटर को, माई लेटर लिटिल प्लेस, मेरे लेटर को एक थोड़ी सी जगह दे दे। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स, यानी मैं आपका, आई वॉन्ट टू ड्रा, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, टुवर्ड्स अपनी तरफ, द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक हैज टू फेस ड्यू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। यहां पर कहा जा रहा है कि द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक यानी जनता द्वारा जो समस्या जूझी जा रही है, हैड टू फेस यानी जो समस्याओं का सामना किया जा रहा है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, पानी की जो पानी आपूर्ति की जो समस्या है उसकी वजह से हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग आज बहुत ही परेशान हालत में है। इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार या फिर मेरी सलाह के अनुसार, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग, ठीक है। इस ब्रेक डाउन की समस्या को, इस पानी आपूर्ति की समस्या को जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, और यह वाटर सप्लाई यानी पानी आपूर्ति विभाग को ये पत्र जाना चाहिए, उनको ये जल्दी से जल्दी एक काम शुरू कराना चाहिए। उसके बाद यहां तक लिख देना। उसके बाद नई लाइन से लिखना है विल योर पेपर वेरी काइंडली पब्लिश, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही काइंडली यानी बहुत ही आसानी से, बहुत ही नम्रता से इसे प्रकाशित करेगा। माई लेटर पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, आपके पेपर में। सो द हायर अथॉरिटीज, जिससे हायर अथॉरिटीज यानी उच्च अधिकारियों तक मे कम टू नो ऑफ इट एंड दीज हु आर रिस्पॉन्सिबल इट, और जिससे ये हायर अथॉरिटीज यानी उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा और वो यहां पर आकर इस जानकारी को लेंगे, ठीक है, जिससे यहां पर का काम जो है रुका हुआ है वह बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आपको सिंपल भाषा में हम समझाते हैं। देखिए लेटर किससे लिखा जाता है, जैसे यहां पर लेटर लिखने के लिए आया है, क्या लेटर आया है आपको सबसे पहले समझाते हैं। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि आपके शहर में पानी की बहुत ही अधिक समस्या है, तो इस समस्या को निपटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक अखबार में इस समस्या को बताना होगा, जिसके लिए आपको लेटर लिखना होगा। किसको? नेशनल डेली सोन यानी नेशनल जो दैनिक अखबार है उसको पत्र लिखना होगा कि हमारे शहर में ब्रेक डाउन यानी पानी की समस्या है, इसको जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान कराइए, ठीक है। वो समस्या का समाधान कैसे होगा अब देखिए, ठीक है। इसमें क्या बताना होता है कि आप हमारे इस लेटर को अपने अखबार में पब्लिश कर दीजिए, जिसकी वजह से ये लेटर उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा और जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और देखिए योर सिंसियरली यहां पर नहीं लिखने की जरूरत है, डेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट और सिंसियरली, योर सिंसियरली हमने सबसे पहले ही लिख दिया। अब देखिए आगे चलिए आपको बताते हैं कि अगला लेटर आपको कौन सा तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए
गोमती नगर से मान लीजिए आप गोमती नगर में रहते हो, लखनऊ के गोमती नगर में आप रहते हो, तो वहां पर आपको सबसे ऊपर लिखना है गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब आप किस लेटर किस दिन को लिख रहे हो उस दिन की डेट आपको डालना है। जैसे 18 मार्च 2023 हो सकता है 18 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर हो, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप लिख दिए दोस्तों, ये तीनों लाइन आपने लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां पर ऐसे नहीं लिखना टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे नहीं लिखना, ये एप्लीकेशन में लिखा जाता है बाबू। आप लेटर लिख रहे हो ना, तो देख लीजिए द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, 3 लाइन का ही आपको इसमें उपयोग करना है। ठीक है, इतना हो गया, ध्यान से समझना बात को। और देखिए उसके बाद सब्जेक्ट, ये तीनों जो लाइनें हैं ये सभी लाइनें एक ही लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं सब्जेक्ट आप यहां पर लिख दो, आपका गलत हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। सब्जेक्ट को आपको यहां से लिखना है, सब्जेक्ट का हेडिंग डालेंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट ही सबसे मेन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना आपका हो गया, समझ लीजिए 5 नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, 5 नंबर यहां तक आपका हो गया। उसके बाद देखिए रिस्पेक्टेड सर या सर आप लिख सकते हैं। अगर आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो आई रिस्पेक्टफुली आपको लगाना पड़ेगा, और आप अगर रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं तो वी बेग टू से दैट, यानी मैं बताना चाहता हूं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड। कहने का मतलब ये है बाबू कि जब भी फरवरी और मार्च का, ठीक है, फरवरी और मार्च का महीना आता है, वही जो होता है वह बोर्ड एग्जाम का टाइम होता है, और वही ससुरे नहीं के बहुत डीजे बजाते हैं। आपकी शादी हो, पार्टी हो, सभी बर्थडे सड्डे सब में डीजे बहुत ज्यादा बजता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी को आपको इसमें बताना है। कैसे बताना है? बी मेक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया। बी बैक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं कि फरवरी और अप्रैल बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड परीक्षा का समय है, एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी, और हमारे एरिया में बहुत सी विवाह और पार्टियां चल रही हैं, एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड देयर, और वह उसमें लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। ठीक है, दिस डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज एट लास्ट, और जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एलाइट मीन्स होता है बहुत अत्यधिक परेशानी होती है। ठीक है, इतना आपकी हो गई मुख्य समस्या। अब आपको इस समस्या को रिक्वेस्ट कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, यहां से नई लाइन से आप लिखेंगे वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लाउड स्पीकर को एग्जाम के समय प्रतिबंध लगा दे, इतना आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब बात को ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, आपसे प्रश्न पे पूछा क्या गया है दोस्तों, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप देखिए लेटर राइटिंग बहुत ही आसान है, बस आप समझिए। अब आप अगर समझ लेते हो तो आपको लेटर राइटिंग से 10 नंबर लाने से कौनो भी एग्जामिनर आपको ना ही रोक सकता। ठीक है, देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रश्नवा को पढ़ना है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां से आपका हो गया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ। ठीक है दोस्तों, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, ये कलेक्टर ऑफिस, इतना तो आपको लिखना है। ये एड्रेस आप चाहे जहां का डाल दे, के बाद यहां पर यूपी आप लिख देते हैं। ठीक है, ये चाहे जहां का आप डाल सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां पर लखनऊ लिखते हैं तो यहां पर भी आपका लखनऊ होना चाहिए, क्योंकि अपने जिले को ही प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं, अपने जिले को ही लेटर लिख सकते हैं, किसी अन्य जिले को अगर यहां पर आप
ठीक है, प्रयागराज डालेंगे, यहाँ पर लखनऊ, तो आपका सीधे सीधे 5 नंबर कट जाएगा। फिर हमको मत कहना कैसे बताया था आपने, ठीक है। देखिए लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम। प्रश्न में कह ही रहा है कि बबुआ अपने डीएम साहब को एक पत्र लिखो कि जब आपका एग्जाम का समय आता है तब ससुरे लोग बहुत डीजे बजाते हैं और उस पर आपको रोक लगवानी है, तो इसी को आपको लिखना है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको ई अपना एड्रेस डालना है, ई अपना एड्रेस डालना है जहां से आप पत्रवा भेज रहे हो डीएम साहब को, ठीक है। अब डीएम साहब वाला एड्रेसवा यहां पर डालना है। अब ई लेटरवा ले जाके पोस्टमैनवा को दे देना है, कह देना है कि दे देना है, सिर्फ वो समझ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है ले जाकर। अब वो ले जाकर दे देगा। आप अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पढ़ेगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफ लाउड स्पीकर, इस पर आपका प्रतिबंध लगा देगा। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो जिस तरह से हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया, देख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ही होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ यहां पर होती है, सब्जेक्ट तक सबसे इंपॉर्टेंट होता, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, सिर्फ यहां पर हेडिंग्स आपकी देखी जाती है। दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हो एक सुंदर राइटिंग में और समझ करके लिखते हो तो आपको लेटर राइटिंग के लिए कहीं पर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, सब आपके लेटर राइटिंग के प्रश्न में ही दिया रहता है। देख लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द, ठीक है। सब्जेक्ट को आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, अबाउट के बाद जो आएगा, ठीक है, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम, यहां पर आप बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी कर सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम ये भी कर सकते हैं। सब शीर्षक आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, सब्जेक्ट जो है थोड़ा आकर्षक लगना चाहिए, यहां पर बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। सभी लेटर जो 2023 में आने वाले हैं उन सब की अलग अलग वीडियो हम आपको देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में 33 नंबर आपको बिल्कुल ट्रिक से मिलने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्रिक लगाना है और 33 नंबर आपको मिलने वाले। लॉन्ग आंसर टाइप की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे 7 नंबर का पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। बस आपको वही ट्रिक लगाना है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अनसीन पैसेज आपको बताएंगे जो कि 15 नंबर का पूछा जाता है। करना कुछ नहीं रहता, बहुत ही आसान सा एक पैसेज होता है, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 15 नंबर आपको बहुत ही आसान से मिल जाएंगे। स्टेंजा 6 नंबर का आता है, स्टेंजा एक दिया जाता है, उसके नीचे 3 क्वेश्चन होते हैं, कुल मिलाकर ये 6 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इसको भी आज की इस वीडियो में हम ट्रिक से दिखाने वाले हैं। और ट्रांसलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिक से बताने वाले हैं। दोस्तों अब आपके पास अंतिम रात भी समाप्त होने वाली है, आधी रात बची है। इस आधी रात में 33 नंबर हम आपके लिए ट्रिक से लेकर आए हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देख लेना है। 33 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ इस वीडियो को देख लो। कल 24 फरवरी को ये सब चीजें जरूर लिख देना जैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप इसकी चीज नोटिस कीजिए, क्वेश्चन आंसर नंबर 8 में आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, इसका मतलब है कि उस समय का दृश्य कैसा था जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, जब भी व्हाट वाज द से क्वेश्चन स्टार्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं फ्रेंच वाला हो, ठीक है, तो आपको करना है कि व्हाट वाज को हटाकर इसको आंसर में कुछ इस तरह से लिखना है। आंसर आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है व्हाट वाज को हटा देना है, उसके बाद लिखना है द सीन, यहां से लेकर यहां तक पूरा छाप देना है। द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड स्कूल। अब देखिए इसमें कोई आने जाने की तो बात है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं लिख पाएंगे। आंसर क्वेश्चन को ही इसमें उतारना है, लेकिन दिमाग लगाकर। व्हाट वाज अगर आप लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। व्हाट वाज को हटाकर द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, यहां से लेकर यहां तक आपको लिख देना। अब देखिए अब ट्रिक आपको क्या लगानी है, ध्यान दीजिए। ट्रिक जैसे आपके पास अनसीन पैसेज होगा, ठीक है,
पहला क्वेश्चन ही अनसीन पैसेज का होगा। तो यहां पर इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, पैसेज है ना, तो इस पैसेज में आपको 20 से उठाना, ठीक है। जैसे यहां पर नेचुरल है, फिर सक्सेस से आपको उठाकर रिस्क तक, यार ध्यान दीजिए, सक्सेस से उठाकर रिस्क तक आपको पूरा छाप देना है। इतना अगर आप करोगे, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना है, व्हाट वाज को हटाकर सेम वही क्वेश्चन उतार देना है, व्हाट वाज को छोड़कर। उसके बाद वहां से लिखना है, वहां पर पैसेज के, ऐसा नहीं यहां से लेकर आप यहां तक लिखोगे तब आपका गलत हो जाएगा। पैसेज के बीच से उठाना ताकि एग्जामिनर को भी पता ना चले कि आपने क्या लिखा, ठीक है। तो सक्सेस इन एनी वर्क, यहां से लेकर आपको यहां तक प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क, यहां तक आपको भर देना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड स्कूल, यहां तक आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया, तो इसलिए उसके बाद आप कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख दोगे तो भी एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। और आपको इसमें देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। पांचों क्वेश्चन का आंसर अगर आप इस तरीके से दे दोगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो ये 15 नंबर का होता है ना, 15 में से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। बस इस तरह से आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको इस तरह से लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप उसे छोड़ने वाले नहीं हो अगर आप इस ट्रिक को जान गए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट वाज को हटाकर सबसे पहले उस चीज को यहां पर छाप देना है। यहां से द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, यहां से लेकर यहां तक पूरा वही उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, इस पैसेज में चले जाना है। इस पैसेज में चले जाने के बाद सक्सेस, जैसे यहां पर किसी बीच से फुल स्टॉप के बाद से फुल स्टॉप तक आपको लिखना है। जैसे यहां फुल स्टॉप लिखा है नेचुरल तक, फिर सक्सेस से आपको उठाना, फिर फुल स्टॉप कहां पर है, प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क, यहां तक आपको पूरा वही फिल कर देना है। तो इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आगे देखिए, हम आपको बताते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। अब अनसीन पैसेज कैसे लिखना, इसको चलिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं। 15 नंबर आपको ट्रिक से मिलने वाले हैं कि अनसीन पैसेज कैसे लगाया जाए, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ये अनसीन पैसेज आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूरा पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपसे पूछा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, इस तरह से यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन कौन से पूछे गए, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल। अब देखिए, यहां पर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर देखिए, ग्रेगरियस एनिमल पूछा गया, तो सबसे पहले इस वर्ड को आपको इस पैसेज में ढूंढना है। जैसे यहां पर देखिए, मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल, यहां पर पहले ही हमको मिल गया, तो यहां पर हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी, हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, यहां तक हो गया पहले का आंसर, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से लेकर यहां तक हो गया। अब उसके बाद देखिए, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स, यानी हमारे समाज में, हमारे जीवन में जो हमारे नेबर्स पड़ोसी हैं, वह हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, क्रूशियल रोल, निबस, इन दोनों वर्ड को आपको इसमें खोजना है। यहां पर देखिए क्या कहां पर है, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रोक्सिमिटी एंड द constant pressure of society they play a crucial role in our lives, crucial role यहां पर आया है, तो हमें क्या करना है, ठीक है। और देखिए, निबस, आवर निबस प्ले इन आवर लिव्स, तो आपको निबस से उठाना, हिज निबस, निबर से उठाकर आवर लिव्स तक आपको पूरा यही सब उतार देना है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरे का क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, यानी हमारे नेबर से प्रेम करने यानी यहां पर कहा जा रहा है कि नेबर से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर है। अब इसका आंसर आपको ढूंढना है, तो आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर लविंग आवर नेबर्स को इसमें खोजना है। यहां पर देखिए, लव द नेबर्स एज द लव गॉड, यहां पर क्या करना है आपको, यहां से देखिए, लव द
दाई नेबर्स एज द लव गॉड, यहां से उठाकर आपको देखिए यहां पर क्या करना है, आपको दियर से उठाना, ठीक है, दियर से उठाकर आपको गॉड तक पूरा फिल कर देना है। यहां पर देखिए, यहां पर उठाना, देखिए इट सब्सक्राइबर, यहां से नहीं लिखना है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, बाय लविंग आवर नेबर्स, बाय लविंग आवर नेबर, यहां पर क्या पर है, बाय लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली पीस एंड हैप्पीनेस बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड। यहां पर क्या करना है, आपको यहां से उठाना, लव द नेबर्स एज द लव गॉड, यहां से लेकर यहां तक आपको पूरा फिल कर देना गॉड तक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए why is it good to have friendly relation with our neighbors, यहां से इस क्वेश्चन को अब देखिए फ्रेंडली रिलेशंस को आपको इस पैसेज में खोजना है, ठीक है। यहां पर देखिए कहां पर है फ्रेंडली रिलेशन, जल्दी से हम खोज लेते हैं। यहां पर देखिए फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, अब यहां से आपको उठाना है इट इज देयर फॉर से आपको आवर नेबर्स तक लिख देना है। इस तरह से अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना है। जैसे हमने बताया एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला, 15 में 15 नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरह से लिखोगे, जैसा कि आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है, ठीक। तो अनसीन पैसेज दोस्तों आपको इसी तरह से सॉल्व करना जैसे हमने बताया। अब देखिए आपको स्टेंजा बताते हैं कि स्टेंजा 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए स्टेंजा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हम चले आते हैं। यहां पर देखिए रीड द फॉलोइंग, स्टार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी नीचे दिए गए स्टेंजा को आप अच्छे से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लव लाइन्स इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर क्विट फॉर अस एंड ए स्लीप, ठीक है। तो इस तरह से कविता आपको दी गई है। अब इसमें आपको आंसर छांटकर इसमें लिखना है, ठीक है। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, हाउ डज ए थिंक ऑफ ब्यूटी मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लिखना, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आंसर नंबर 9 में आपको इस तरह से लिखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक से लेकर यहां तक लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको अनसीन पैसेज से कहीं से लिख देना है। इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको नहीं आता है और जिनको आता है वो तो कर ले जाएंगे, ठीक है, तो उनको बताने की जरूरत है नहीं, और जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी हम नंबर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आपसे पूछा जाएगा, हाउ डज द लव लाइन्स ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए लव लाइन्स ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, इसमें इसको आपको इस स्टार्ट यानी इस स्टेंजा में खोजना है, ठीक है। यहां पर देखिए इट्स लव लाइन्स इंक्रीज, अब आपको इट से उठाकर नथिंगनेस तक लिख देना है। सबसे पहले इतना लिख देना है, उसके बाद आपको अनसीन पैसेज में चले जाना है, थोड़ा सा बीच से आपको इसमें लिख देना है, फिर यही लव लाइन्स ऑफ ब्यूटी इंक्रीज इतना आपको लास्ट में लिख देना है। इस तरह से लिखोगे ना तो ये आपको नंबर जरूर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, जितना आप लिखोगे उतना आपको नंबर जरूर मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए What does the poet mean by but will keep a bower quiet for us? अब आपको इसमें क्या लिखना है, but will keep a bower quiet for us, सबसे पहले इसको लिखना है, फिर लिख देना है मीन के आगे लिखकर उसके बाद लिख देना है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रेथिंग, ठीक है। इतना आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद देखिए उसके बाद स्टेंजा इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो जैसे हमने बताया तो एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं है। अगर 6 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें आपको 4 नंबर जरूर से जरूर मिलने वाले हैं, इसमें एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन आपको कैसे लिखना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है कि आपको इसमें अच्छा नंबर मिले, ठीक है। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। और अगर आपको ट्रांसलेशन में कुछ नहीं आता है फिर आप कैसे करेंगे, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ट्रांसलेट पूछा जाएगा, यानी हिंदी का एक पैसेज आपको दिया जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में बदलना होगा, ठीक है। यहां पर है नए युवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। अब देखिए इसमें आपको अगर
कुछ भी नहीं आता है फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर एक वर्ड तो आपको आना ही चाहिए। जैसे नवयुवक का हो जाएगा यंग मैन। ठीक है, तो सबसे पहले यंग मैन आपको लिखकर, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, यंग मैन लिखकर आपको ये अनसीन पैसेज है ना, यंग मैन लिखकर उसके बाद इट सब्सक्राइबर से उठाकर आपको यहां तक मोस्ट तक पूरा फुल कर देना, फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे नवयुवक आया तो बीच बीच में यंग मैन आपको डाल देना है, जिससे एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। ठीक है, और यहां पर कुछ ऐसे वर्ड है जिनका आंसर अगर आपको पता हो तो उनका भी आपको ट्रांसलेट कर देना। जैसे निर्धन का हो जाएगा पुअर, तो पुअर भी आपको बीच में कहीं ना कहीं डाल देना है। और अच्छी फसल तो आपको गुड क्रॉप आपको ये भी डाल देना है। और जैसे किताबी है तो बुक आपको भी डाल देना है। कुछ जो इसमें से वर्ड के आंसर आपको आ रहे हैं तो बीच बीच में उनको आपको डाल देना है। जैसे यहां पर और हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, देश हो जाएगा, इसको आपको नेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहां पर किसान का फार्मर तो हो ही जाएगा। और देखिए विशेष और किताब है तो बुक तो हो ही जाएगा। और देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इतना जितना हमने बताया यहाँ इट सब्सक्राइबर से लेकर आपको मोस्ट तक लिख देना है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो 5 नंबर का है तो 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो ट्रिक की मदद से हमने सब कुछ आपके लिए आसान कर दिया है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई थी और आप फेल होने की कगार पर थे तो अब आपको कोई भी एग्जामिनर नहीं फेल कर पाएगा अगर आप इस तरह से लिख कर आओगे, जैसा आज की इस वीडियो में हमने बताया है। दोस्तों समय बहुत ही कम है, इस वीडियो को देख कर जाइए और कुछ ना कुछ जरूर लेकर आना। ऐसा नहीं कि कॉपी खाली ही छोड़कर चले आओ। ठीक है, अगर आप कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपको पासिंग मार्क जरूर देगा, लेकिन अगर आपकी कॉपी ही खाली रहेगी तो एग्जामिनर किस बेस पर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो इसलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।